हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत ही खतरनाक और मस्त हो गए, ठीक है? ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो क्या है? आज हम अपने टॉपिक को अगर नोटिस करें तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, पहले हमको देखना है, ठीक है? अच्छा, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है द्रव्यमान, ठीक है? द्रव्यमान और भार। आज हम इन 2 टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और इसकी एक-एक चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या आप तैयार हो इस बात को लेके? बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। ओके, देखो बच्चा यहाँ पे द्रव्यमान है, ठीक है? सबसे पहले तो द्रव्यमान सिंपल सी बात है मास होता है, ठीक है? अब अगर मैं द्रव्यमान की बात करूँ तो द्रव्यमान क्या होता है? बताओ क्या होता है द्रव्यमान? अगर मैं बोलूँ कि कोई मेरे पास पिंड है, ठीक है? जैसे मेरे पास एक पिंड है बच्चा ये वाला। अगर आप ध्यान से देखो, अरे यार कहाँ चल रहा है? एक मिनट। तो अगर मैं बात करूँ अपने पिंड की, ठीक है? जैसे मान लो बच्चा मेरे पास कोई पिंड है, लाइक मेरे पास ये एक छोटा-सा पिंड है, ठीक है? अब देखो इसके अंदर ढेर सारा क्या है? पदार्थ भरा हुआ है, यही तो मतलब हुआ ना? हाँ, तो ये जो पदार्थ की मात्रा होती है बच्चा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है? ओके, तो अब हमें क्या करना है कि हमको जानना है कि एक्चुअल में द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है? जैसे आपका जो पहला पॉइंट है वो क्या बोलता है कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप होता है। जड़त्व का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखो बच्चा आपको एक बात बताता हूँ। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा? हाँ सर, उनके बारे में कौन नहीं जानता? बिल्कुल। देखो न्यूटन ने ना अपना जो रूल दिया था, अपना जो नियम प्रतिपादित किया था, अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें, तो उनका कहना था कि अगर कोई चीज़ चल रही है, मान लो कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ आप मान लो, ठीक है? जैसे मैं इसको एक ब्लैंक पेपर पे अगर आपको बताऊँ, तो जस्ट मान लो कि चलो यहीं कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा उधर रहेगा, ठीक है। उनका कहना था कि मान लो कोई कार है, ठीक है, अगर वो कार किसी एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, गति कर रही है, क्या कर रही है बच्चा, गति कर रही है, तो हमेशा वो चाहेगी कि वो उसी डायरेक्शन में क्या करे, गति करती रहे, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई पिंड है, मान लो वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो वो चाहता है कि वो उसी गति से गिरता रहे, ठीक है। अब जैसे आप सोचो ना, मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आप बस में बैठे हो, ठीक है? सब बस बस में सब लोग बैठे होंगे? बिल्कुल सर। बस में आप बैठे हो और बस में बैठ के आप जा रहे हो, ठीक है? तो आपने क्या देखा वहाँ पे कि जैसे ही ड्राइवर बस का ब्रेक मारता है, हम क्या करते हैं? आगे की तरफ ऐसे क्या होते हैं? झुक जाते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारी बॉडी है, वो ये चाहती है कि अगर मैं गति में हूँ, तो गति में ही रहूँ। हमारी जो बॉडी है वो ये चाहती है कि अगर मैं विराम अवस्था में हूँ, तो मैं विराम अवस्था में ही रहूँ, ठीक है? तो जो पिंड है, जो मतलब जो द्रव्यमान है, जो बॉडी है वो क्या चाहती है? वो अगर गति है तो गति में चाहती है, अगर रुकी हुई तो रुकी हुई चाहती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है, ठीक है? इट्स अ रूल ऑफ यही होता है जड़त्व का नियम। अगर आप थोड़ा-सा अच्छे कंसेप्चुअली अगर इस चीज़ को जानोगे ना तो आपको यही मिलेगा, ठीक है? समझ में आता है? ओके, अब देखो अगला जो मेरा टॉपिक है, ठीक है? तो अगर हम इसके इसके इसका अगर अगर अगला पॉइंट हम डिस्कस करें तो अगला पॉइंट क्या डिस्कस कर सकते हैं कि देखो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व के बढ़ने के साथ बढ़ता है तथा जड़त्व के घटने के साथ घटता है। मतलब कि इसके अंदर जो मटेरियल है बच्चा ना, अगर ये बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, देखो जड़त्व की बात हो रही है, समझो एकदम। देखो ये फील करने वाली चीज है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूंगा। अगर इसके अंदर जो बच्चा मटेरियल है वो बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका द्रव्यमान भी क्या हो गया? बढ़ गया। अगर घटा तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो गया बच्चा? घट गया। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल। अगला पॉइंट क्या है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। मतलब क्या कि अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का है तो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? सर ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है? जैसे मैं हूँ, ठीक है? मैं क्या इस फ़ोन को मैं ले लेता हूँ, ठीक है? ये फ़ोन है मेरा, ठीक है? अब इस फ़ोन में देखो क्या है? पूरा का पूरा द्रव्यमान इसके अंदर भरा हुआ है, बिल्कुल। अब इसका जो द्रव्यमान होगा ना, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसका द्रव्यमान कुछ है, मान लो अभी मैं यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, मान लेता हूँ इसका द्रव्यमान यहाँ पे कुछ है, तो आप इसको पूरे ब्रह्मांड में, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी लेके जाओ, इसका जो द्रव्यमान है बच्चा ना, वो नहीं बदलेगा, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा द्रव्यमान को डिफाइन करने का माध्यम है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला पॉइंट क्या है बच्चा?
हाँ, इसी को हम थोड़ा-सा कंक्लूड करते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है बच्चा? स्थिर रहता है, चाहे वह वस्तु पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में या किसी अन्य ग्रह पर। इसका अर्थ यह है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। मैंने बता दिया। तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा स्थिर होता है। ठीक है? बिल्कुल क्लियर हो ना आप इस बात को लेके कि द्रव्यमान क्या होता है, वो स्थिर क्यों होता है? भाई उसकी क्वालिटी है, वो स्थिर होता है, सिंपल सी बात है। ओके? अगला टॉपिक क्या है बच्चा? अगला देखो मैं भार के बारे में बताऊंगा। सर कभी-कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर द्रव्यमान और भार, सर ऐसा लगता है ना कि दोनों एक ही होता है। बिल्कुल लगता तो है मेरे को भी। मेरे को भी पहले लगता था, ठीक है? जब मैं क्लास 8 या 9th में था ना तो मुझे भी लगता था कि यार द्रव्यमान और भार में तो मैं देख रहा हूँ कुछ अंतर ही नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल डीप में जाके पढ़ोगे, एक-एक बातें उनके बारे में पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान और भार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, क्या अंतर होता है? चलो करते हैं। देखो किसी वस्तु का जो भार होता है ना, वो एक बल होता है। बल का मतलब एक फ़ोर्स होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर जैसे मेरा ये फ़ोन है, ठीक है? अब इस फ़ोन को मैंने ऐसे पकड़ रखा है। अब देखो मैंने क्यों पकड़ा है? क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूँगा ना, नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो मतलब क्या है, इस फ़ोन के ऊपर कोई तो है जो एक फ़ोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, और हम सबको पता है कि वो जो फ़ोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं या फिर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स बोलते हैं, जो कि धरती अपनी तरफ इसको खींच रही है, अपनी तरफ लगा रही है। ठीक है? तो अब देखो ये जो बल इसके ऊपर लग रहा है बच्चा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मास लिखा हुआ है, ठीक है? जबकि मास यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए आपका वेट। ठीक है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेट होना चाहिए, ठीक है? तो इसको आप कैंसल आउट कर दो। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, सिंपल, कोई पिंड है, अगर वो ऊपर से नीचे गिर गिर रहा है और उसका द्रव्यमान कितना है बच्चा? m है, और अच्छा वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब उसमें जो एक त्वरण होगा, उसको हम g से डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर जो फ़ोर्स लगेगा बच्चा ना, वो कितना होगा? F इज़ इक्वल टू mg। क्या बोलते हो? यही होगा ना? बिल्कुल। तो मतलब क्या है कि ये जो पिंड है m द्रव्यमान का, इसके ऊपर बच्चा जो फोर्स लग रहा है ना, उसकी वैल्यू कितनी है? mg है। अब यही mg क्या है आपका पता है? इसी mg को हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं बच्चा? भार बोलते हैं। कंफर्म हो? बिल्कुल। अब देखो ये न्यूटन ने सबसे पहले रूल दिया था, नॉर्मल जो मतलब नॉर्मल जो गति होती है, जैसे मान लो एक कार है, ठीक है? एक कार है, अगर वो कार जो है वो, इसका जो द्रव्यमान है वो m है, और a त्वरण से वो क्या कर रही है? किसी डायरेक्शन में गति कर रही है, तो उसके ऊपर जो बच्चा फोर्स लगेगा ना, वो कितना लगेगा? ma लगेगा। कितना लगेगा बच्चा? ma लगेगा। क्लियर हो इस बात को? ठीक है, ओके। अब उसके बाद इसमें त्वरण के बदले गुरुत्वीय त्वरण रखने पर हम पाते हैं कि F इज इक्वल टू mg होगा। ठीक है? सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे त्वरण A था, हम कार की बात कर रहे थे, लेकिन अगर पिंड ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसमें त्वरण तो G होगा ना, तो हमने क्या किया? A की जगह G रख दिया, तो इस तरह से हमको F की वैल्यू क्या हो गई? निकल गई। ठीक है ना? आसान था ना? बिल्कुल। देखो वस्तु पर पृथ्वी का यह आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, सिंपल सी बात है। और वस्तु के इस भार को अंग्रेजी के अक्षर डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं। आपको पता है डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? डब्ल्यू फॉर वेट होता है इंग्लिश में। तो हमेशा अगर भार का कहीं भी जिक्र होगा और उसको नोटेट करने का आपके पास चांस मिलेगा, तो आप उसको कैपिटल डब्ल्यू से करोगे। ठीक है? किससे करोगे बच्चा? कैपिटल डब्ल्यू से करोगे। और उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, वो है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है? जहाँ पे m क्या है? पिंड का द्रव्यमान है, और g क्या है? उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है ना? क्लीन हो इस बात को लेके? बिल्कुल सर क्लीन है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कभी भी अगर भार निकालना होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है? ये बात क्लीन है? ओके, आगे चलते हैं। अब देखो भार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो चूंकि वस्तु का भार क्या होता है? एक बल होता है, सिंपल सी बात है, F होता है। और ये F क्या होता है? पृथ्वी उस बल से, मतलब उस बल का यूज करके चीज को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। पता है? इसलिए जो भार का SI मात्रक होता है वो क्या हो सकता है बताओ? जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो मेरे पास ये फोन है, अब इस फोन के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो बल का मात्रक क्या होता है बताओ? न्यूटन।
बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भार का मात्रक क्या होगा, तब भी तो कहोगे न्यूटन। बिल्कुल सिंपल। तो भार का भी मात्रक क्या होता है बच्चा? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन के नाम से रखा गया भैया। बड़ी मशक्कत करके उन्होंने खोजा था, तो उनके नाम से हमने रख दिया, क्योंकि ज़रूरी है भाई। किसी इंसान ने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और उन्होंने आपके लाइफ को बहुत बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। तो हमें क्या करना होता है? उनके मेमोरी में कुछ ना कुछ करना होता है, ताकि हम उनको हमेशा याद रख सकें। ठीक है? क्योंकि वो चीज़ उन्होंने हमारे लिए करी है। ओके? तो क्लीन है ये बात? ओके। अब देखो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई क्या होता है बच्चा? न्यूटन होता है। ठीक है? क्लीन हो? ओके। अब देखो भार एक बल होता है। भार क्या होता है? बल होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये बल है तो ये नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है? तो अगर ये नीचे की तरफ लगेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? फिक्स हो गई। आपको पता है, क्योंकि हमेशा ये नीचे की तरफ ही लगेगा, ऐसा नहीं कि ये इधर लगना शुरू हो जाएगा। कोई भी भार अगर होगा, मान लो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में क्या है? एक भार है, तो हमेशा नीचे की तरफ ही तो लगेगा। अरे भाई, वेटिंग मशीन जो मेजरमेंट करती है, जब आप उसको नापते हो, तो उसको नीचे रख के उसके ऊपर ही तो खड़े होते हो। क्यों? ताकि आपकी बॉडी को जो अर्थ है वो नीचे की तरफ जब खींचती है, तो वही बल क्या होता है? इस वेटिंग मशीन में आपको दिख जाता है। तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है क्या है? किसका? वेट का, वो फिक्स है। अच्छा, वेट फिक्स है और परिमाण भी किधर काम करेगा? नीचे की तरफ ही काम करेगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो अगर मैं सदिश राशि की बात करूं, तो सदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशि जो दिशा के साथ होती है। तो अब अगर मैं भार की बात करूं, तो भार हमेशा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में होगा, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर क्या होगा? एक परिमाण होगा। ठीक है? और वो भी किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। तो ये जो बल है वो क्या है? इसमें एक दिशा भी है, सिंपल सी बात है, और साथ ही साथ क्या है? इसमें परिमाण भी है। तो इसका मतलब ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, या फिर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? वेक्टर बोलते हैं। ठीक है? ओके। अब देखो, यहाँ पे वेक्टर आपका हो गया। तो भार, अगर कोई पूछे कि भार कौन कौन सी राशि है, अदिश है या सदिश है? अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा नहीं होती। ठीक है? और सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा होती है। तो यहाँ पे क्या है? जो भार है मेरा, वो क्या है बच्चा? सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चा? सदिश राशि है। ठीक है? आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है? ओके। ठीक है। अब जो आज का मेरा मेन टॉपिक था वो क्या था, कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? कभी-कभी होता है ना कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर द्रव्यमान और भार में तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि अंतर क्या है। तो उसको आपको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों को क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप इंडिविजुअली पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान और भार में क्या फ़र्क होता है। ठीक है? ये बात क्लियर है? ओके। अब जैसे इसमें बच्चा पहला पॉइंट आ गया, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है। मैंने आपको बताया कि मान लो मेरे पास बच्चा एक पिंड है, ठीक है? अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास 2 पिंड है, ठीक है? एक पिंड क्या है? सॉलिड है। सॉलिड का मतलब इसके अंदर ढेर सारा मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है? और ये क्या है बच्चा? इसको मैं हॉलो मान लेता हूँ। हॉलो का मतलब होता है खोखला। क्या होता है बच्चा? खोखला। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा? इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है। और इसका ये हॉलो है, हॉलो का मतलब इसमें द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। ठीक है? तो ये जो पदार्थ इसके अंदर भरा है बच्चा, इसी को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ की मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ की मात्रा। तो अगर पदार्थ की मात्रा इसमें ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर इसमें पदार्थ की मात्रा कम है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चा? कम होगा। ठीक है? ओके। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कि किसी वस्तु पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, उस वस्तु का भार कहलाता है। देखो, द्रव्यमान और भार में पहला फर्क आपको पता चल गया क्या? कि जो द्रव्यमान होता है उसमें जो पदार्थ की मात्रा होती है, उसी का जो परिमाण होता है, उसी को हम द्रव्यमान बोलते हैं। लेकिन अगर इसी के उलट बात करो आप भार की, तो भार क्या होता है? भार पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु के ऊपर अप्लाइड फोर्स को हम कहते हैं। मतलब उसके ऊपर जो बल लग रहा है उसको हम बोलते हैं भार। ठीक है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चा? इसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लीन है? ओके। चलो, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, पहला अंतर हमने पढ़ लिया। अब दूसरा अंतर अगर हम पढ़े, तो क्या है? कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। मैंने बताया अभी को, जब मैंने इसको शुरू किया था, तो पहले ही आपको बताया था कि जो द्रव्यमान होता है बच्चा ना, चाहे आप यहाँ बैठ जाओ, जैसे अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा ये फ़ोन है, जैसे मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया था, इसका द्रव्यमान क्या है? यहाँ पे मान लेता हूँ 5 है, मान लेता हूँ 5 है।
अगर मैं इसको चंद्रमा पे लेके जाऊंगा ना तो वहां भी इसका द्रव्यमान क्या होगा, 5 ही होगा। अगर मैं इसको मार्स पे लेके जाऊंगा तब भी 5 होगा। अगर मैं इसको सन पे लेके जाऊंगा, खैर सन पे तो पॉसिबल नहीं है, बट मान लो किसी तरह ये चला गया, तो वहां भी क्या होगा, उतना ही होगा। ठीक है, तो हमेशा द्रव्यमान क्या होता है बच्चा, स्थिर होता है। ठीक है, उसमें कोई भी मतलब अंतर नहीं आता, जगह बदलने के बाद उसमें कोई भी फर्क नहीं आता। अच्छा, उसी को उलट उलट क्या बात कर रहा हूँ, भार की बात कर रहा हूँ। देखो भार जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। कैसे? जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि F इज इक्वल टू एम जी होता है। यहाँ पे F की जगह आप क्या प्लेस कर सकते हो, W प्लेस कर सकते हो। और जब W प्लेस करोगे तो W बराबर एम जी हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना बच्चा। तो ये मेरा पूरा भार है। अब देखो इसमें जो मास है वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं जी की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा, जी की बात करूं, तो जी जो मेरा होगा, अर्थ पे कितना होता है भाई, 9.8 होता है। मून पे आप जाओगे ना तो कुछ और ही होगा। ठीक है, मून पे अगर आप जाओगे तो वहां पे जो जी की वैल्यू है वो कुछ और ही होगा। मार्स पे आप जाओगे तो वहां कुछ और ही होगा। तो इसका मतलब ये जो आपका जी है ये बदल रहा है हर जगह। अर्थ पे कुछ है, मून पे कुछ है, और मार्स पे कुछ है, किसी अदर प्लेनेट पे कुछ है। तो इसका मतलब अगर ये बदलेगा बच्चा तो सिंपल सी बात है, डब्ल्यू भी बदलेगा। तो इसके बेस पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा भार होता है ना वो क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है, वो जगह के साथ क्या होता है, बदलता है। ठीक है, जो भार होता है वो एज ए फ्रेम फ्रेम में हर हर एक फ्रेम में उसका जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ का जो फ्रेम है, यहाँ पे जो हमारा डब्ल्यू होगा वो कुछ होगा, मून के फ्रेम में कुछ और होगा। ठीक है, मार्स के फ्रेम में कुछ और होगा, सन के फ्रेम में कुछ और होगा। ठीक है, तो बात क्लियर है। तो सिंपल आप बोल सकते हो कि द्रव्यमान स्थिर होता है और भार स्थिर नहीं होता है। ये दोनों जो है, भार जो होता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, लोकेशन मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसे? आप सोच के देखो ना, जैसे मेरे ये एक पिंड है। ठीक है, ये एक पिंड है। ठीक है, अब इसके अंदर जो परिमाण है वही द्रव्यमान है। इसके अंदर जो परिमाण है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो क्या मैंने यहाँ पे कहीं डायरेक्शन का जिक्र किया कि नहीं इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, या फिर इसकी दिशा इधर होनी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं ना। तो मतलब क्या है कि जो द्रव्यमान होता है उसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण के सिवा कुछ भी नहीं होता है। इसी कारण जो द्रव्यमान होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सदिश राशि की। देखो अगर मैं भार की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, W इज इक्वल टू एम जी होता है। अच्छा मेरे को बात बताओ, जी की डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं फिक्स है? बिल्कुल सर, ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। बिल्कुल, मतलब अगर जहां जी है वहां पे क्या है, दिशा है। तो अगर मैं यहाँ पे W की बात करूं, W में M क्या हो गया, आपका परिमाण हो गया। ठीक है, परिमाण तो है ही क्योंकि द्रव्यमान है। अब जी की बात करूं तो जी क्या है, जी एक डायरेक्शन को नोटिफाई करता है कि सर इसी डायरेक्शन में जी की वैल्यू होगी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो आपका W है ना, इसमें क्या हो गया, परिमाण भी हो गया और साथ में क्या हो गई, दिशा भी हो गई। अच्छा, इन दोनों की वजह से हम भार को क्या बोल सकते हैं, सर ये एक सदिश राशि है, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अगला जो हमारा है, अगला हमारा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और भार का मात्रक न्यूटन तथा किलोग्राम दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मात्रक जो है किलोग्राम भी होगा और यहाँ पे इसका मात्रक न्यूटन भी होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ किलोग्राम यहाँ भी किलोग्राम, बिल्कुल बच्चा। तो अगर मान लो द्रव्यमान है वो भी किलोग्राम है, भार है वो भी किलोग्राम है, तो आप कैसे फर्क करेंगे? देखो ये बच्चा मेंशन होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पे ये चीज आपको स्पेसिफिक तरीके से मेंशन करके दिखाई जाएगी। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। बस सिंपल याद रखो कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और जो भार का मात्रक होता है वो न्यूटन भी हो सकता है और किलोग्राम भी हो सकता है। कोई डाउट नहीं ना? ओके। अब देखो उसके बाद क्या है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है कभी शून्य नहीं होता। अब एक बात मेरे को बताओ, जैसे ये मेरा है, ठीक है, इसमें परिमाण है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर मून पे जाऊंगा तो ये जल के राख हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अगर जल के राख भी होता है तब भी तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो मतलब वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर मैं पदार्थ का नाम ले रहा हूं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान आपको पक्का मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। बट अगर हम भार की बात करें, देखो भार का फॉर्मूला क्या होता है, एम गुणे जी। मान लो एक प्लेनेट है जहां पे जी की वैल्यू 0 है। सपोज दैट, अपने दिमाग में आप अज्यूम करो
अगर जी की वैल्यू 0 है तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? अब ये तो मास है, ये तो फिक्स होगा, इसमें मैंने 0 का गुणा कर दिया तो डब्ल्यू क्या हो गया मेरा? 0 हो गया। मतलब जो भार है बच्चा वो शून्य हो सकता है, लेकिन जो मास होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता है। बात क्लियर है? ओके। क्योंकि देखो सारी डिपेंडेंसी जी पे होती है। जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कभी बढ़ती है, कभी घटती है। मतलब हर जगह जो जी की वैल्यू होती है बच्चा ना वो अलग-अलग होती है। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि जो भार है मेरा वो जी की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। जी की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है? अगर जी की वैल्यू 0 है तो भार भी मेरा क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है? आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमारा किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता और भारहीनता की स्थिति में वस्तु का भार शून्य हो जाता है। भारहीनता क्या होती है? भारहीनता का मतलब होता है कि आपके अंदर भार है ही नहीं। आपके अंदर भार ना होने का मतलब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ जी की वैल्यू क्या है? 0 है। और ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो आपका भार होगा बच्चा ना वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? आई होप कि ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और भी तो थोड़ा-सा मैं रिकैप करवाना चाहूँगा पहली वाली चीज़ें, क्योंकि मैं शुरू में रिकैप करवाता हूँ लेकिन अभी मैंने नहीं करवाया, तो एक बार मैं उसको करवाना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। देखो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। मैंने आपको ये बताया था कि वस्तुओं की जो गिरने की दर होती है बच्चा ना, वो क्या होती है बताओ? वो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वस्तुओं के गिरने की जो दर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अब देखो, वस्तुएँ 2 तरह की हो सकती है, एक भारी वस्तु होती है, एक हल्की वस्तु होती है, ठीक है? तो अगर मैं भारी वस्तु की बात करूँ और हल्की वस्तु की बात करूँ, तो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि अगर हम किसी बिल्डिंग के हाई पॉइंट से भारी वस्तु को और हल्की वस्तु को गिराते हैं, तो क्या होता है? सर दोनों पहले भारी वस्तु नीचे आती है और हल्की वस्तु बाद में आती है। बट अगर आप साइंटिफिक रीज़न से सोचोगे मतलब साइंटिफिकली अपने ब्रेन को यूज़ करोगे, तो मैं आपको बताऊँ दोनों वस्तु साथ में एक साथ गिरेंगी। लेकिन सर ऐसा होता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। अगर हमारे एनवायरनमेंट में एयर को मैं क्या करूँ? सक कर लूँ, सक करने का मतलब हटा दूँ, ठीक है? तो मैं आपको बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि दोनों चीज़ें एक साथ क्या होंगी? ज़मीन पे गिरेंगी, ठीक है? हाँ। तो अच्छा ये एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करते हैं? एक बंद बोतल में आप कर सकते हो, ठीक है? एक बंद बोतल ले लो और बंद बोतल में चूँकि हवा नहीं होती है, ठीक है? अगर हवा नहीं है तो हल्की वस्तु और भारी वस्तु को जब गिराओगे आप ना, तो वो क्या करेंगी एक साथ जो है वो बोतल के तली पे गिरेंगी, ठीक है? तो ये करना थोड़ा मुश्किल है बट ये है कि अगर आपको लगता है हाँ, ट्राई कर सकते हो तो करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ट्राई करने में तो बड़ा मज़ा आता है, ओके? अब उसके बाद देखो बच्चा, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। उसके बाद देखो ये आपको पता था गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, F इज़ इक्वल टू क्या करना है? देखो मैं आपको बताऊँ कभी-कभी शॉर्टकट मारा करो, F इज़ इक्वल टू क्या होता है? m1 m2 अपॉन जी, यही होता है? नहीं सर ये नहीं होता, ये नहीं होता ना तो यहाँ पे क्या होता है? D होता है, D स्क्वायर होता है, ठीक है? जैसे 2 पिंड हैं, ठीक है? एक दूसरे से रखे हुए हैं, ठीक है? ये m1 है और ये m2 है, तो F इज़ इक्वल टू क्या होगा? G इंटू m1 m2 अपॉन D स्क्वायर होता है, मतलब इनके बीच की दूरी अगर D है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो न्यूटन ने भी एक फॉर्मूला निकाला था, अगर कोई द्रव्यमान m1 का पिंड है और वो एक गति से क्या कर रहा है? मान लो ऊपर से नीचे गिर रहा है, m1 द्रव्यमान का पिंड है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो m1 जो होगा उसका द्रव्यमान है और g क्या होगा? धरती का त्वरण होगा। तो ये वाली वैल्यू जब मैं उठा के यहाँ रखूँगा ना, तो क्या मिलेगा मेरे को? m1 इज़ इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे m1 है, तो m1 m1 से कैंसल हो गया। अब ये जो m2 है, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूँगा? देखो मान लेता हूँ वो पिंड यहाँ पे है, ठीक है? कहाँ पे है? यहाँ पे है और ये जो m1 था बच्चा ना वो क्या था? इस पिंड का भार था, तो त्रिज्या से यहाँ, अब इन दोनों के बीच एक फ़ोर्स लगेगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे g की वैल्यू ये वाला ले लूँगा और d का वैल्यू क्या लूँगा? पृथ्वी की त्रिज्या लूँगा। क्यों? क्योंकि जो पिंड है मेरा वो धरती के जस्ट ऊपर ही है और जस्ट ऊपर से ही गिर रहा है, तो मैं त्रिज्या को क्या करूँगा? ये ले लूँगा और साथ ही साथ जो m1 मेरा है वो क्या है? एम हाँ, ये जो M2 मेरा है वो क्या है? यहाँ पे M2 है, ठीक है? अब क्या करोगे आप ये सारी वैल्यू जब उठा के इसमें डालोगे ना, तो यहाँ से आपको G की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बच्चा? G की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है।
उसके बाद हमने 3 फ़ॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है? बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं। आपको पता है v इज़ इक्वल टू u प्लस at होता है, कैसे? एक कार है मेरी, अगर ये कार मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और जो फाइनल वेलोसिटी है अगर मैं उसको फाइंड आउट करूँ तो वो v है। इन दोनों के बीच अगर त्वरण कितना है a है और यहाँ से यहाँ तक कार को आने में अगर समय t लग रहा है, तो ऐसे केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इन सब में रिलेशन निकालूँगा, ये न्यूटन ने निकाला था। क्या निकाला था? न्यूटन या गैलीलियो किसी ने निकाला था। देखो मेरे को एकदम कन्फर्म याद नहीं है, आप चेक कर लेना एक बार। तो इन्होंने इनमें क्या रिलेशन निकाला था? पहला वाला v इज़ इक्वल टू u प्लस at। दूसरा रिलेशन क्या था? s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो s है बच्चा ना वो इन दोनों के बीच की क्या है? दूरी है। ठीक है? क्लीन है? ओके, अगला फिर क्या है? फिर अगले में हमने कई सारे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो आप दोबारा जाके यूट्यूब पे ये क्वेश्चन मैंने कैसे किए हैं, इनको आप अच्छे से चेक करो। एक-एक पॉइंट को देखो कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है? तो उसके बाद देखो ये वाला भी आपका क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, ये भी करवाया था, ठीक है? और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, ठीक है? तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को आज फिनिश करता हूँ। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है कि सारे पीछे की जो भी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है ना, उनको क्या करो एक बार रिवाइज़ करो, ठीक है? देखो, चाहे आप नया पढ़ो, चाहे मत पढ़ो, इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो और मानते हो कि हाँ सर, आप जो कहोगे हम करेंगे, तो बच्चा रिवाइज़ ज़रूर करना अपनी लाइफ़ में, ठीक है? रिवाइज़ नहीं करोगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो रिवीज़न इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टडी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? आप मत पढ़ो ढेर सारा कंटेंट, लेकिन जितना पढ़ो ना उतना आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि अगर एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए जो आपने पढ़ा है, तो आप बिना सोचे उसको खटाक से करना शुरू कर दो, ठीक है? अगर आप ऐसा कर पाते हो ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने अगर बहुत नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि ऐसा किया करो, ठीक है? मतलब कि रिवाइज़ करो बार-बार चीज़ों को, ठीक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बनते ब करे रिवाइज़ करो। देखो लाइफ़ में अगर आपको सच में कामयाब बनना है ना, तो एजुकेशन आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, ठीक है? तो एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से गेन करो क्योंकि यही आपकी लाइफ़ को बेटर बना सकती है, ठीक है? तो अभी से तैयार हो जाओ, आपके पास बहुत टाइम है, इस टाइम का यूटिलाइज़ करो, जीवन में कामयाब बनो और खुश रहो, आबाद रहो और दुनिया का सबसे खुश इंसान बनो। ठीक है? ओके बच्चा, बाय-बाय, गुड बाय, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है? हाँ, ओके बाय।